coming everywhere. So prepare, say a prayer, send the word to be. The Yanks are coming। दोस्तों, ये बहुत ही फेमस गाना है यूएस का 1917 का। एक देशभक्ति पर गाना है और अमेरिकन यंगस्टर्स जो थे उनको आर्मी की तरफ अट्रैक्ट करने के लिए ये गाना कंपोज किया गया। यूएसए 6 अप्रैल 1917 को वर्ल्ड वॉर 1 में कूद पड़ा और यहाँ से दुनिया के लगभग सभी देश प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष स्वरूप में युद्ध में हिस्सा लिए हुए थे। मैं सौरभ ठाकरे आपका स्वागत करता हूँ कहानियाँ किस्से कविताएं में। वर्ल्ड वॉर 1 की श्रृंखला में हम बहुत ही महत्वपूर्ण पड़ाव पे है दोस्तों, एंड गेम यानी वर्ल्ड वॉर 1 के आखिरी पड़ाव के बारे में हम आज चर्चा करेंगे दोस्तों। 1917 और 1918 4 साल ये वर्ल्ड वॉर चला और जो थर्ड और फोर्थ ईयर है उसमें क्या क्या हुआ इसके बारे में हम स्टेप बाय स्टेप इस एपिसोड में डिस्कस करेंगे। लेकिन दोस्तों, एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज़ आपको बतानी है। वर्ल्ड वॉर 1 तो 4 साल चला, लेकिन इसके पहले और इसके बाद जो हुआ वो 50-100 साल तक की कहानी है। और दोस्तों, मैं कोशिश कर रहा हूँ कि एक शॉर्ट ओवरव्यू आपको देने की, जिससे कि आपको एक अंदाज़ आए कि क्या क्या हुआ है। अगर आपको इसके बारे में डिटेल में चर्चा करनी है तो प्लीज़ मैसेज कीजिए, हम उस पर भी पॉडकास्ट बनाएंगे। तो आज का एपिसोड शुरू करते हैं। यूएस की सेना अटलांटिक महासागर पार करने और यूरोप में पहुंचने के लिए 1917 के समर में निकल गई थी। दोस्तों, यूएस की बहुत एक ख़ास बात है, ये इतिहास बताती है, मैं नहीं बताता। यूएस जिस भी देश के साथ युद्ध करता है तो सबसे पहले तो वो ये बहुत ही टैक्टिकली जाता है कि मैं कितना स्ट्रांग हूँ और कितना वीक हूँ, और उसके बाद यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ये प्रेफर करता है कि ये जो युद्ध भी हो, जिस भी कंट्री के साथ युद्ध होगा वो उसके लैंड पे हो, उसके ज़मीन पे हो, ना कि अमेरिका के ज़मीन पे। तो दोस्तों, वो वेदर इट इज़ वियतनाम वॉर या फिर इराक के साथ युद्ध हो या अफ़गानिस्तान के साथ कोई कॉन्फ्लिक्ट हो या वर्ल्ड वॉर 1 या वर्ल्ड वॉर 2 हो, अमेरिका ने यही कोशिश की है कि ओपोनेंट के ज़मीन पर युद्ध लड़ा जाए, ना कि हमारे ज़मीन पर। 1917 आते आते सबकी ताकत जब ख़त्म हो गई थी तब यूएस ट्रूप्स थोड़ा थोड़ा करके अपने सैनिक यूरोप में उतार रही थी। अमेरिका युद्ध में 2 साल थी और उस युद्ध में अमेरिका ने तकरीबन $32 बिलियन खर्च कर दिए दोस्तों, उस वक्त के $32 बिलियन। वॉर इज़ वेरी एक्सपेंसिव टू एनी कंट्री दोस्तों। इतनी बड़ी चीज़ दुनिया के एक कोने में हो रही थी और उसी वक्त 1917 के दौरान दुनिया के दूसरे छोर पे रशिया में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी उठाव चल रहा था, एक बहुत बड़ा विचारों का बदलाव चल रहा था, जिसने पूरी दुनिया को ऐसा हिला डाला कि आज भी उस क्रांति के बारे में, उस उठाव के बारे में, उस रिवॉल्यूशन के बारे में, उस विचार के बारे में सब लोग बात करते हैं, उसे अपनाते हैं। Большевик Revolution, коммунизм. Новый аппарат управления в лице советских организаций. Отныне наступает новая полоса в истории России. И данная третья русская революция должна будет в своем конечном итоге привести к победе социализма. व्लादिमीर लेनिन। दोस्तों, व्लादिमीर लेनिन एक सामान्य व्यक्ति नहीं है, ये एक बहुत बड़ा विचार भी है। आज भी लेनिनिज्म के बारे में लोग पढ़ते हैं, उसको आचरण में लाते हैं और पूरी लाइफ लेनिन के विचारों के हिसाब से जीने की कोशिश करते हैं। एक सामान्य व्यक्ति लेनिन और उसके कुछ साथियों ने मिलकर कम्युनिज्म की सोच का प्रसार रशिया में किया और तब के रशिया के राजा ज़ार निकोलस II को पब्लिक सपोर्ट के साथ सत्ता से गिरा के रशिया में साम्राज्यवाद ख़त्म कर दिया और वहाँ से शुरू हुआ सोवियत रशिया की बनने की कहानी, जो बाद में वर्ल्ड वॉर 1, वर्ल्ड वॉर 2, कोल्ड वॉर तक कायम थी।
और आज भी सोवियत यूनियन की पावर के बारे में, सोवियत यूनियन के बारे में आज भी लोग बात करते हैं। दोस्तों, लेनिन कार्ल मार्क्स के कम्युनिस्ट विचारों से प्रेरित था और उसे रशिया में कम्युनिज्म का प्रसार करना था और वो उसमें सक्सेसफुल हुआ। और जो क्रांति उन्होंने घटित की उसे बोल्शेविक रिवॉल्यूशन कहा जाता है। रशिया की वर्ल्ड वॉर 1 की होने वाली हार और लोगों की मौत यही बोल्शेविक रिवॉल्यूशन का सबसे बड़ा कारण थी। दिसंबर 15 दिसंबर 1917 को कम्युनिस्ट रशिया ने युद्ध विराम की घोषणा की और रशिया युद्ध से बाहर हुआ। 1917 में रशिया ने सीज फायर युद्ध विराम कर दिया था। अमेरिका का ट्रूप सोल्जर्स यूरोप की तरफ कूच कर रहे थे, लेकिन उनको यूरोप में आने के लिए टाइम था और वर्ल्ड वॉर 1 पूरे यूरोप में चल ही रहा था। और इसी के चलते जर्मनी ने ये सोचा कि अगर हमें ये वर्ल्ड वॉर 1 जीतना है तो हमें फ्रांस पे पूरी तरह से कब्जा करना पड़ेगा, वो भी यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका यूरोप में आने से पहले। और इसी वजह से ईस्टर्न फ्रंट में जो रशिया के साथ लगाई हुई फोर्स है वो उन्होंने मोबिलाइज की वेस्टर्न फ्रंट में जहाँ पे फ्रांस है, और अपनी पूरी ताकत के साथ मार्च 21, 1918 को जर्मनी ने पेरिस की तरफ कूच करना शुरू कर दिया और जो भी चीज़ आती थी उसे ख़त्म करके जर्मनी आगे बढ़ रही थी। दोस्तों, जर्मनी ने अलाइड फोर्सेस की एक जो फ्रंट लाइन है वो तोड़ दी और वो पेरिस की तरफ बहुत तेज़ी से कूच कर रही थी। और उसी बीच अप्रैल 9 से अप्रैल 29 तक बैटल ऑफ लाइस हुआ, जिसमें अलाइड फोर्सेस वर्सेस जर्मनी का बहुत बड़ा युद्ध हुआ और सबसे ऑफेंसिव जर्मनी का हमला था। साथ में आते आते रोमानी ने पीस ट्रीटी साइन कर दी। 28 मई 1918 को यूएस ने, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका ने कैटेगनी में पहुंच के युद्ध जीत लिया और जर्मनी को पीछे खदेड़ दिया। दोस्तों, जुलाई 18 आते आते जर्मनी के जितने भी फ्रंट्स हैं वो सभी फ्रंट्स को फ्रांस, ब्रिटेन, अमेरिका ने मिल के पीछे खदेड़ दिया। 19 दिसंबर 1918 को टर्की ने यानी ऑटोमन एम्पायर ने मैगिद्दो में अपनी हार स्वीकार कर ली। दोस्तों, दिसंबर 1917 से ऑटोमन एम्पायर के साथ ब्रिटेन का यानी अलाइड फोर्सेस का युद्ध चल रहा था, तो 1917 से बगदाद, मेसोपोटामिया, जेरूसलम, पैलेस्टाइन जैसे शहर और देश धीरे धीरे ब्रिटेन कब्जा कर रहा था। इसलिए उसके ठीक एक साल बाद दिसंबर 1918 आते आते टर्की ने यानी ऑटोमन एम्पायर ने सरेंडर कर दिया। दोस्तों, यहाँ पे कोई भी पीछे हटने के लिए तैयार नहीं, क्योंकि अभी सबके मन में एक डर था, जो भी पीछे हटेगा वो गया। सभी लोग युद्ध लड़ रहे थे 1918 आते आते और सभी देश थक गए थे, सभी देश के सोल्जर्स थक गए थे। उन्होंने इतनी हानि देखी थी कि अभी जो सोल्जर्स के जो छोटे छोटे बड़े बड़े ट्रूप से टुकड़ियाँ हैं उनके अंदर रिवॉल्ट होने लगा, उठाव होने लगा। वो अपने देश के प्रेसिडेंट, अपने राजा के विरुद्ध उठाव करने लगे और दरख्वास्त करने लगे कि युद्ध विराम कीजिए। और इसके वजह से सभी देशों के चांसलर, प्रेसिडेंट, राजाओं में प्रेशर क्रिएट होने लगा और उसके बाद युद्ध विराम की बात चलने लगी। दोस्तों, 1918 की आखिर में युद्ध विराम हुआ, लेकिन वो युद्ध विराम कैसे हुआ इसका मेन रीज़न अभी तक कोई सॉर्ट नहीं कर पाया, क्योंकि कोई लीगली एक्सेप्ट करने को तैयार ही नहीं है अभी भी कि युद्ध विराम किसने किया, क्योंकि इतिहास में नाम थोड़ी ना ख़राब करना है किसी भी कंट्री का, किसको भी। लेकिन कहा जाता है कि जर्मनी और ऑस्ट्रिया हंगेरी ने युद्ध विराम की पहल की, क्योंकि वहाँ जो सैनिकों का जो रिवॉल्ट या उठाव था वो बहुत ज़्यादा था। इसलिए उस प्रेशर के चलते युद्ध विराम की बात की पहल या जो बात करने की जो चीज़ है वो जर्मनी के तरफ से ज़्यादा जल्दी हुई। दिसंबर 1918 को युद्ध विराम हुआ। 28 जून 1919 को 28 जून 1919 को ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस साइन हुई, मतलब वर्साइलिस का शांति समझौता। वर्साइलिस का शांति समझौते में सभी देशों ने साइन किया और पीस ट्रीटी साइन होने के बाद एक ऑफिशियल युद्ध विराम हुआ 1919 में। दोस्तों, फ्रांस फर्डिनांड की जो हत्या हुई, जो 3rd एपिसोड में हमने इसके बारे में डिस्कस किया था, उसके ठीक 5 साल बाद ट्रीटी ऑफ वर्साइलिस हुई।
मतलब ये युद्ध एक हम कहा जाए तो 5 साल तो चला ही, और उसके पहले भी इसके आसार थे ही। लेकिन ये जो शांति समझौता हुआ वो सही हुआ? क्या वर्ल्ड वॉर 1 सीरियसली ख़त्म हुआ उस वक्त? उसके बाद क्या हुआ? और मैंने दोस्तों पहले एपिसोड में ही आपको बताया था कि वर्ल्ड वॉर 1 ने ही वर्ल्ड वॉर 2 की नींव रखी। एडोल्फ हिटलर का जन्म वर्ल्ड वॉर 1 की वजह से ही हुआ। लेकिन दोस्तों आप ये मत सोचिएगा कि हम अब नेक्स्ट पॉडकास्ट वर्ल्ड वॉर 2 का शुरू करेंगे। दोस्तों अभी बहुत सी कहानियाँ हैं वर्ल्ड वॉर 1 की जो अभी आपको बतानी बाकी है। इसका आफ्टर इफ़ेक्ट बताना बाकी है, और कौन से इम्प्रेशंस थे वर्ल्ड वॉर 1 के वो आपके साथ शेयर करना बाकी है। तो दोस्तों और बहुत सी इसके आगे कहानी है जो मैं आपको बताने वाला हूँ अगले पॉडकास्ट में। तब तक के लिए खुश रहिए। ये थी आज की कहानी। जाने से पहले मुझे एक दिले तमन्ना शुक्रिया करना है नुपुर शर्मा का फ्रॉम कनाडा। वो रेगुलरली मेरा पॉडकास्ट सुनती है और उनका मुझे पर्सनल मैसेज आया है, और आई एम वेरी थैंकफुल कि ये जो कहानियाँ हैं आप सभी लोग सुनते हैं, क्योंकि ऐसे मैसेजेस ऐसा प्यार ही मुझे एक एनर्जी देता है कि और कहानियाँ आपके साथ शेयर करूँ। सो थैंक यू सो मच नुपुर, और नुपुर जैसे सभी लोग जो ये कहानियाँ सुन रहे हैं रेगुलरली। मैं कोशिश करूँगा कि और इम्प्रूव्ड वर्जन और फिनिश्ड वर्जन आपके सामने प्रेजेंट करूँ। तब तक के लिए खुश रहिए, आनंदित रहिए। धन्यवाद।